नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में, जिसको हम बुलाते हैं लक्ष्य सीरीज। लक्ष्य सीरीज के तहत आपको पता है कि हम क्या करना चाहते हैं। विगत वर्ष की जो भी सबसे बड़ी समाचार थे, जो भी सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, जो कि पिछले साल में हुए और इस साल की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आवश्यक हैं, उन सारे समाचारों को हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। एक विषयवार तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो विषयवार तरीके से आगे बढ़ने में आप सभी के साथ पॉलिटी की लक्ष्य सीरीज हो चुकी है। अब आपके साथ इंडियन इकोनॉमी की लक्ष्य सीरीज चल रही है। इसके भी कई सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। तो आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये अपनी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसा मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ये लक्ष्य के लेक्चर्स जो होते हैं, ये 2023 में जो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है ही है कि आप तो जरूर ही देखें, क्योंकि आप ही के लिए ये कराए जा रहे हैं। आप ही को करंट अफेयर्स की पूरी यथोचित तैयारी मिल जाए, उसी दृष्टिकोण से ये लेक्चर्स बनाए गए हैं। लेकिन ऐसे लोग जो 2024, 2025 या उसके बाद भी परीक्षा देने वाले हैं, मैं आग्रह उन सबसे भी करूंगा कि आप लोग भी इन लेक्चर्स को देखने का प्रयास करें। उससे होता क्या है कि आपको थोड़ा अंदाजा मिलता है कि करंट अफेयर्स जो हैं वो सामान्यतः किस तरह के आते हैं और उनको किस तरह से तैयार करना होता है। इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि कई बार कुछ एक प्रश्न, हालांकि उसकी तैयारी करना ज्यादा संभव होता नहीं है, लेकिन तब भी कुछ एक प्रश्न जो है वो 2 साल 3 साल पुराने करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस बात को भी आप समझिए कि कोई भी विषय जो होता है उसमें एक कंटिन्यूटी होती है। यानी कि अगर आप इस वर्ष के या पिछले वर्ष के आर्थिक गतिविधियों को समझेंगे तो आने वाले वर्ष की जो आर्थिक गतिविधियां होंगी वो उन्हीं गतिविधियों पर आधारित होंगी। तो एक तरह की सततता जो होती है, एक तरह की कंटिन्यूटी जो होती है, उससे आपका विषय को पढ़ने की जो क्षमता है वो बेहतर होगी। इसीलिए सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस लेक्चर सीरीज को जरूर देखें। ये ना सोचें कि मैं 2023 को गंभीरता से नहीं दे रहा हूं तो मैं इस सीरीज को नहीं देखता, मैं इसको अगले साल देखूंगा। वो आप ना करें। कोशिश करें कि समय निकाल के इसको जरूर देखें। शुरू करने के पहले मैं आपको बताए देता हूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी का जो फाउंडेशन कोर्स है, जो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी आपको पूर्णतः कराता है, पूरी तरह से आपको तैयारी कराता है, प्रारंभिक परीक्षा की भी और मुख्य परीक्षा की भी। उसका दूसरा बैच जो है वो 11 मार्च से प्रारंभ हो गया है। 11 मार्च को इंट्रोडक्शन क्लास हुई, जो आपकी बेसिक ओरिएंटेशन क्लास होती है वो हुई, और 13 मार्च को आपके साथ क्लास की गई जिसमें आपको पॉलिटी का लेक्चर पढ़ाया गया। ठीक है, तो अगर आप लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो कुछ समय का ग्रेस पीरियड होता है जब तक बच्चे इस बैच से जुड़ सकते हैं। एक आध हफ्ते का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, तब तक आप इससे जुड़ सकते हैं। मैं चाहूंगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप इस बैच से जुड़ने की सोच रहे हैं तो उस प्रक्रिया को डिले मत करें, जल्दी से जल्दी जुड़े, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो फिर आपके लाइव लेक्चर्स मिस होते जाएंगे और आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। तो अगर आप जुड़ने ही वाले हैं तो बेहतर यह है कि आप जल्दी से जल्दी जुड़ें। पॉलिटी के साथ शुरुआत हो गई इसमें, और उसके बाद जब पॉलिटी इनका आधा हो जाएगा इस बैच में, तब वो इकोनॉमिक्स मेरे साथ पढ़ेंगे। अप्रैल में कहीं से इकोनॉमिक्स मेरे साथ प्रारंभ होगी। ठीक है, तो आप अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप जरूर जुड़ें। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदी माध्यम के लिए ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण बैच बनने वाला है, इसमें मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप AJ लाइव कूपन लगाएं। AJ जो कि मेरे नाम पर आधारित है, अतुल जैन, AJ लाइव कूपन लगा के आप इस कोर्स को मात्र 18,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सबसे कम दाम है। इससे कम दाम में आपको यह कोर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो हुई कोर्स की जानकारी। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो मेरे साथ संपर्क स्थापित करने के ये तरीके हैं। अतुल जैन UPSC गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम ID है, atul.jain@studyiq.com मेरा ईमेल ID है। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप बेधड़क, बेहिचक इनमें से किसी भी माध्यम पे, टेलीग्राम पे आप नहीं कर पाओगे क्योंकि चैनल है, लेकिन इंस्टाग्राम या ईमेल पर आप बेहिचक मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो अब तक हम जो पढ़ते आए हैं, मैं आशा करता हूं कि पीछे के लेक्चर्स जो है
वो आप सभी ने जरूर देखे होंगे, क्योंकि ये आवश्यक है। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको ऐसा लगेगा, हालांकि टॉपिक नया है आज, लेकिन तब भी आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यार पीछे की तो बातें मुझे ज्यादा समझ में आई नहीं। तो मैं आग्रह करूंगा कि पीछे के लेक्चर्स भी जो है वो आप देखते चलिए, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में यार बैकलॉग मत बनाओ। अगर आप बैकलॉग बनाना शुरू कर दोगे ना कि चलो आज का कर लेते हैं, कल का छूट गया था वो बाद में कर लेंगे, तो बात दरअसल कभी आ नहीं पाता है, क्योंकि आपके पास रोज नया सामान आ रहा है पढ़ने के लिए। तो यह बहुत आवश्यक है कि आप बैकलॉग जो है आपका, उसको आप नियंत्रित रखें, बैकलॉग की मात्रा को आप कम रखें, या फिर कोशिश करें कि वो 0 पर रहे। ठीक है, और कम से कम साप्ताहिक तौर पर तो ये प्रैक्टिस बनाएं ही बनाएं। ये कम से कम मेरा अपना तैयारी की स्ट्रैटेजी थी कि कभी कभी हो जाता है आप किसी दिन कोई चीज नहीं पढ़ पाए, किसी चीज में ज्यादा समय लग गया, आपको कहीं जाना पड़ गया वगैरह वगैरह, तो आपका बैकलॉग बन जाता है। लेकिन आप वीकली टारगेट यह बनाएं कि हर सप्ताह मेरा जो बैकलॉग है वो 0 होगा। यानी कि आप जब वीक अपना समाप्त कर रहे हैं तो ये देखें कि आपका कुछ बैकलॉग तो नहीं बचा हुआ है, उस बैकलॉग को खत्म करके ही वीक को समाप्त माने। ये एक अनुशासन आप लेके आएंगे तो आप सिलेबस से हमेशा थोड़ा सा आगे रहेंगे। ये बहुत आवश्यक है यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, चलिए अब आज जो हमको चीज पढ़नी है उसमें क्या है कि माइक्रो फाइनेंस के लिए आरबीआई ने एक नियामक ढांचा बनाने की घोषणा की है। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है भाई, ये आप में से काफी लोगों को पता होगा। तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? माइक्रो नाम से समझ में आता है छोटा, फाइनेंस मतलब वित्त पोषण। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा, ये हमको पता है, और फाइनेंस मतलब किसी को पैसा देना, किसी में निवेश करना, इसको हम फाइनेंस बुलाते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटा सा वित्त पोषण। ठीक है, तो क्या होता है, किसी भी देश में, हर देश में एक बैंकिंग व्यवस्था होती है, भारत में भी है। ठीक है, भारत की बैंकिंग व्यवस्था जो है वो समावेशी होने का प्रयास करती आई है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, हमको पता है। आप मेरे साथ अगर सुबह वाली क्लासेस करते हैं तो बैंकिंग में आपको ये सब मैं पढ़ाता रहता हूं। लेकिन क्या होता है, आप कितना भी समावेशी होने का प्रयास करें, कहीं ना कहीं बैंकिंग में इस प्रकार के लोग छूट जाते हैं जिनके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई कोलैटरल यानी कि किसी प्रकार का गारंटी में रखने के लिए कोई चीज नहीं है, कोई गारंटर नहीं है, कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। इस तरह के लोग अक्सर जो है इस पूरे बैंकिंग की प्रक्रिया से छूट जाते हैं, क्योंकि बैंक को ऋण देने के लिए काफी सारी चीजों की आवश्यकता होती है, इन सारे दस्तावेजों की आवश्यकता है, क्योंकि बैंक को भी देखना है ना वो घाटे में ना जाए। लेकिन जैसे मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूं कि वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ऋण की सबसे ज्यादा आवश्यकता तो उसी वर्ग को है जिसके पास पैसे नहीं है कि नहीं? ऋण की सबसे ज्यादा आवश्यकता किसको है? जिसके पास पैसे नहीं है। अब मुकेश अंबानी को थोड़ा ना ऋण की उतनी आवश्यकता है जितने किसी एक बेसिक दुकानदार को है। ठीक है, तो जिसके पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं कि मुकेश अंबानी को ऋण की आवश्यकता नहीं है, उनको भी है, लेकिन ऋण की बेहद ज्यादा आवश्यकता गरीब वर्ग के व्यक्ति को भी होती है। तो उनके लिए माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था प्रारंभ की गई। माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में सबसे बड़े व्यक्ति कौन माने जाते हैं? मोहम्मद यूनुस जो हैं, जो बांग्लादेशी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, नोबेल शांति पुरस्कार मिला है उन्हें, जिन्होंने ग्रामीण बैंक की व्यवस्था बना के बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस की पूरी प्रक्रिया प्रारंभ की थी। तो माइक्रो फाइनेंस क्या है? छोटे छोटे ऋण जो होते हैं ये गरीब लोगों को प्रदान करना, जिसमें सामान्यतः कुछ खास कोलैटरल होता नहीं है, जिसके लिए किसी प्रकार की कोई कोलैटरल, कोई गारंटी नहीं रखवाई जाती, इसको आप माइक्रो फाइनेंस कहते हो। ठीक है, ऋण का अमाउंट छोटा होता है, कोई ऐसे 50 लाख 1 करोड़ रुपए के ऋण इसमें नहीं दिए जाते, मतलब 5,000, 10,000, 15,000 रुपए के ऋण दिए जाते हैं, छोटे छोटे ऋण, ताकि किसी व्यक्ति की, मान लीजिए कोई छोटी दुकान लगानी हो, किसी व्यक्ति को कोई ठेला लगाना हो, कोई थोड़ा छोटा मोटा व्यवसाय करना हो, उसके लिए उसको सहायता मिल जाए। तो छोटा एक मामूली सा एक रकम, बहुत छोटी सी रकम आप व्यक्ति को ऋण के तौर पे देते हो, इसको हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस संस्थान जो है ये भारत में बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के ब्याज दरों को, उनको ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता दे दी है कि यार चलो आपको जितना ब्याज देना है लो, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये ब्याज दरें ऐसी ना हो कि ये उत्पीड़क बन जाएं। मतलब, क्योंकि आप समझिए, ऐसा नहीं है कि भारत में गरीब लोगों को माफ कीजिएगा, धन मिलता नहीं है, मिल तो पहले भी जाता था, लेकिन वो कहां से लेते थे? साहूकारों से लेते थे ये धन, और साहूकार इस धन में ब्याज के नाम पर उनका उत्पीड़न करते थे। आपने देखा होगा ना, ये तो कितनी पिक्चरों में देखा है हमने कि वो, मतलब प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में लिखा है कि भाई वो एक बड़ी मशहूर कहानी है यार प्रेमचंद की, मैं नाम भूल गया,
उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जाके एक गरीब किसान है, उसके घर पे मेहमान आ जाता है, तो उस मेहमान को खिलाने के लिए वो थोड़ा सा चावल उधार लेके आता है एक साहूकार से, और वो चावल का जो ऋण है ये इतना हो जाता है कि वो किसान जो है वो सारी जिंदगी गुलामी करते हुए मरता है, उसके बच्चे गुलामी करते रहते हैं, लेकिन उस थोड़े से चावल का ऋण जो है वो चुका नहीं पाते क्योंकि इतना ज्यादा ब्याज लिया जाता है। तो रिजर्व बैंक ने कहा है कि ठीक है, आपको हम स्वतंत्रता दे रहे हैं, आपके मामलों में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे ज्यादा, आप अपने लिए ब्याज दर इत्यादि खुद तय कीजिए, लेकिन ये ब्याज दर जो है ये ऐसी ना हो कि ये अपने आप में मतलब एक तरह से शोषक बन जाएं, ये जो है व्यक्ति का आर्थिक शोषण ही करने लगे, ऐसी ब्याज दरें नहीं होनी चाहिए, ये रिजर्व बैंक ने कहा है। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस संस्थान यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक ऐसा संगठन है जो कम आय वाली आबादी को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। इनमें माइक्रो लोन्स, माइक्रो सेविंग्स और माइक्रो इंश्योरेंस शामिल है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रचलित और बात हमेशा माइक्रो लोन्स की होती है, लेकिन और भी सुविधाएं देता है कि आप माइक्रो सेविंग्स, आप अपनी सेविंग्स जो है इनके साथ जमा करते रहिए, ये आपको ब्याज देंगे। आप कुछ इंश्योरेंस भी इनसे करा सकते हैं। तो यानी कि जो सुविधाएं आपको बैंक या वित्तीय संस्थान प्रदान करते हैं उनको माइक्रो लेवल पे प्रदान करने का काम जो है ये संस्थान, माइक्रो फाइनेंस संस्थान करते आए हैं। ठीक है, ये एक प्रमुख बात है। इसके अलावा हाँ, तो अब देखिए माइक्रो फाइनेंस संस्थान जो है, अब मैं बार बार जूम करता हूं इसको क्योंकि काफी जगह इस स्लाइड में छोड़ी गई है जो कि जिसकी आवश्यकता नहीं है, और मैं जानता हूं कि आप में से काफी लोग फोन पर देखते हैं ये कंटेंट, तो फोन पर देखने के कारण आपके पढ़ने में आ जाए ऐसा मैं चाहता हूं। ठीक है, कि आपको पढ़ने में ऐसा ना हो कि आपको पढ़ने को ही ना मिले कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस ऋण का इसका क्या संरचना थी कि पहले क्या होता था, ग्रामीण उधारकर्ताओं के लिए 1.2 लाख रुपए और शहरी उधारकर्ताओं के लिए 2 लाख रुपए जो है ये आय की सीमा थी, कि इतनी आय की सीमा जो है ये आप जो है इसके कम के व्यक्ति को ही आप दे सकते हो। लेकिन अब क्या हुआ है, 3 लाख वार्षिक आय वाले परिवार को दिए गए समपार्श्विक क्या होता है, कोलैटरल, यानी कि ब्याज आप जो गारंटी, मैं दोबारा लिख देता हूं, थोड़ा गंदा लिखा गया है, यानी कि जो आप एक तरह से गारंटी के तौर पे रखते हो उसको आप कहते हो समपार्श्विक यानी कि कोलैटरल। कोलैटरल फ्री ऋण को इंगित करने के लिए आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस ऋण की परिभाषा को संशोधित किया है। ठीक है, और यहां अब क्या है, पहले ऊपरी सीमा जो है 1.2 लाख और 2 लाख रुपए थी। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस ऋण पर जुर्माना जो है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अक्सर क्या होता है कि अगर आपने ऋण लिया मान लीजिए किसी बैंक से और आप समय से पहले उस ऋण को चुका देते हो तो भी आपको थोड़ा बहुत जुर्माना देना पड़ता है, क्योंकि बैंक क्या चाहता है कि आप समय पे ही ऋण दो बैंक को, क्योंकि जितने समय तक आप ऋण रखोगे उतने समय तक आप उसको ब्याज मिलेगा, तो प्री पेमेंट का थोड़ा सा चार्ज बैंक लगाता है। तो माइक्रो फाइनेंस में एक नियम यह है कि आप पर प्री पेमेंट का कोई जुर्माना नहीं लगेगा। अगर आप समय से पहले अपना ऋण चुकता कर रहे हो तो आप पर कोई जुर्माना किसी प्रकार का नहीं लगाया जाएगा। एक बिंदु तो यह है। दूसरा, अगर आपने लेट भी भुगतान किया, अगर आपने भुगतान डिलेड किया, तो जितना भुगतान आपका पेंडिंग है उस पर ही दंड लगेगा। ठीक है, मैं एक बार आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए का ऋण लिया, ठीक है, इनमें से 40,000 रुपए आप दे चुके हैं, अब बचे हैं 10,000 रुपए। तो आप क्या हुआ आपके साथ, ये 10,000 रुपए का पेमेंट जो है ये आपका लेट हो गया। तो सामान्यतः कई सारे बैंकों की जो दंड प्रणाली होती है वो ऐसी होती है कि वो कुल लोन जितना था इस पर दंड लगाते हैं। दंड के 2 भाग होते हैं, एक भाग कुल लोन पर लगता है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस में यह स्पष्ट किया गया है कि दंड जो है इस पर नहीं लगेगा, जो आपका बचा हुआ भाग है केवल उस पर दंड लगाया जाएगा। तो दंड का भी जो रकम है वो रकम कम होगी, ताकि, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है कि आप चाहते हो कि ग्राहक पर बोझ कम से कम पड़े। देखिए इस बात को समझिए, बैंकिंग के पीछे लॉजिक ये भी होता है कि खास तौर पे माइक्रो फाइनेंस में आप चाहते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा मदद, ज्यादा से ज्यादा सुविधा आप इस व्यक्ति को उपलब्ध कराना चाहते हो, और आप चाहते हो कि उसके ऊपर कम से कम बोझ पड़े और कम से कम तनाव उस व्यक्ति को इसका महसूस हो। तो इसके लिए आप ये प्रयास कर रहे हो कि यार अगर इसको दंड भी दिया जा रहा है तो दंड भी उसको मात्र जो अतिरिक्त राशि है, जो राशि वो नहीं दे पाया है, केवल उस पर दंड लिया जाए, बाकी राशि पर दंड उससे ना लिया जाए। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट बदलाव है। अब इसमें और क्या है, ये तो हम देख चुके हैं। हाँ, अब ये क्या है कि इसमें वित्तीय नियामक जो होगा, वित्तीय नियमन जो होगा, यानी कि इसमें जो नियम कायदे बनेंगे उनकी क्या प्रक्रिया होगी, उनकी प्रक्रिया देखिए क्या है। उसके लिए रेगुलेटरी एंटरप्राइजेस बनाए जाएंगे, आर ई रेगुलेटरी एंटरप्राइजेस। रेगुलेटरी मतलब नियामक, कि यार इनके नियम कायदों की जांच करने के लिए संस्थान बनाए जाएंगे और संशोधित मानदंडों के अनुसार विनियमित संस्थाओं को माइक्रो फाइनेंस ऋण के मूल्य निर्धारण, ब्याज दर की सीमा और माइक्रो फाइनेंस ऋणों पर लागू अन्य सभी शुल्कों के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनानी चाहिए। ठीक है, तो जो नीति अनुमोदित होगी वैसी ही नीतियां आप बना पाओगे। ठीक है, यानी कि इनका नियमन किया जा रहा है। स्वतंत्रता आपको दी गई है, लेकिन तब भी आपको थोड़ा सा नियम कायदों को फॉलो करना पड़ेगा। आप एकदम रैंडम तरीके से कोई भी संख्या उठा के अपने ये सारी संख्याएं नहीं बना सकते, ये स्पष्ट करने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आर ई को, जो आपके रेगुलेटरी एंटरप्राइज होगी, उसको चुकौती संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे उधारकर्ताओं की पहचान करने, ऐसे उधारकर्ताओं के साथ कार्य करने और उन्हें उपलब्ध संसाधनों के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना होगा। देखिए, सामान्यतः क्या होता है, अगर बैंकिंग व्यवस्था से आपने कर्ज लिया, ऋण लिया, और वो ऋण आपने नहीं चुकाया, तो आपको अपराधी की तरह ट्रीट किया जाता है। एकदम लॉजिकल बात है, ये आपको पता है, मुझे भी पता है कि अगर आपने बैंक से कर्जा लिया और वो कर्जा आपने नहीं चुकाया तो आपको माना जाता है कि आप क्रिमिनल हो, आप पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है ना, आपकी संपत्ति जब्त की जाती है, आप पे कार्रवाई की जाती है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस जो है वो परिभाषा ही ये है कि आप गरीब आदमी को ऋण दे रहे हो ना, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि यार हो सकता है कि उसको वास्तविकता में ऋण चुकाने में समस्या आ रही हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि ऋण ही आपने निर्धन व्यक्ति को दिया था। तो इसके लिए अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अपना ऋण वापस नहीं कर रहा है, तो रेगुलेटरी एजेंसी का पहला काम यह नहीं है कि उसका घर जब्त कर लो और उसकी संपत्ति जब्त कर लो और कोर्ट ले जाओ। उसका पहला काम यह है कि उस व्यक्ति को पहचानो, वो कौन है, उसके साथ मिलिए, उसके साथ समझने का प्रयास कीजिए कि उसको क्या समस्या आ रही है, और उस व्यक्ति के लोन को आपको रिस्ट्रक्चर करना है, उसे किसी और तरह से लोन देना है, वगैरह वगैरह, जो भी इसमें और आपके पास ऑप्शन उपलब्ध हो सकते हैं, उन सारे ऑप्शंस का आप प्रयोग करें। देखिए, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उस व्यक्ति को आप अपराधी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। जैसा आप एक सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया में करते हो वैसा आप उसके साथ नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब चलिए इसमें नियामक प्रक्रियाओं में और क्या चीज है कि भुगतान बैंक, जो पेमेंट बैंक आरबीआई ने नए नए बनाए थे कुछ वर्ष पहले, उनको छोड़ के जो भी लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इत्यादि सभी वाणिज्यिक बैंक जो है उन सब पे दिशा निर्देश लागू होंगे। और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और सभी शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सभी पे शामिल होंगे, सभी पे लागू होंगे। केवल भुगतान बैंकों को छोड़कर, केवल पेमेंट बैंक को छोड़कर बाकी सब पर ये जो नियम कायदे हैं ये लागू होंगे। तो माइक्रो फाइनेंस को लेकर आरबीआई ने थोड़े से नियम कायदे बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि ऐसा पाया गया था कि इस सेक्टर में भी जिस तरह से ऋण दिए जाने चाहिए वैसे नहीं दिए जा रहे थे, जिस तरह से आचरण किया जाना चाहिए था वैसा आचरण नहीं किया जा रहा था। ठीक है, तो ये एक चीज पाई गई है, ये पूरा ही मूव कर जा रहा है किसी कारण से, तो मैं यहां रखता हूं और कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अगले बिंदु पर जो है ब्याज मुक्त बैंकिंग। यार देखो, बैंकिंग जो है, बैंकिंग में ब्याज क्यों होता है, एक बार लॉजिकली सोच के देखो, बैंकिंग में ब्याज क्यों होता है। मतलब अगर आप किसी से ऋण ले रहे हो तो आप उसको ब्याज देते हो, क्योंकि यही उसके लिए प्रॉफिट कमाने का या मुनाफा कमाने का साधन होता है। और साथ के साथ जो व्यक्ति आपको ऋण दे रहा है वो भी कहीं से तो पैसा लेके आया होगा, और जहां से वो पैसा लेके आया है वहां पे उसने कुछ ना कुछ ब्याज दिया होगा। यानी कि मनी की एक कॉस्ट होती है, ये आपको मैंने अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में पढ़ाया भी है कि मनी की एक कॉस्ट होती है, तो उस कॉस्ट को वसूलना और उसके ऊपर थोड़ा लाभ कमाना, इसके लिए आप ब्याज लेते हो। लेकिन
हमारे देश के जो सबसे गरीब लोग हैं, जो सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए उन तक हम वित्तीय सहायता या फिर उन तक हम जो ऋण है, क्रेडिट लाइन जो है हमारे देश की, हम उन तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्योंकि वो लोग ब्याज नहीं दे सकते। मतलब बॉटम लाइन ये है कि देश का सबसे गरीब आदमी जो है उसको आप ऋण इसलिए नहीं देते क्योंकि आपको लगता है कि यार इससे हम ब्याज कैसे लेंगे, ये ब्याज कैसे कैसे अफोर्ड करेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई नॉवल सोच है, जो कि मेरे विचार से बड़ी नॉवल सोच है। ये कैसे काम करेगी ये स्पष्ट नहीं है अभी, एक कॉन्सेप्ट के तौर पे है ये, केवल कि यार ये एक बस कॉन्सेप्ट जैसा है। तो आज प्रॉब्लम हो रहा है इसमें बार बार। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं ब्याज मुक्त बैंकिंग, कि अगर हम ऐसी बैंकिंग व्यवस्था बनाएं जहां पर गरीब व्यक्ति को बिना ब्याज के ही ऋण मिल जाए, कि आपने जितने पैसे लिए आप बस उतने ही वापस कर देना, कोई ब्याज नहीं। तो आपको लगता है कि ये वाली बैंकिंग व्यवस्था जो है ये निर्धन लोगों तक ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंच पाएगी, और हमारी बैंकिंग सिस्टम का जो पेनिट्रेशन है, जहां तक हमारा बैंकिंग सिस्टम जा पाता है, वो पेनिट्रेशन बढ़ेगा, निश्चित तौर पे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पाकिस्तान की सरकार जो है वो देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग शुरू करने की योजना बना रही है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान, ये सब चीजें याद रखिए, पिछले साल हुआ था ये सब, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक दुर्दशा हम सबको पता है, तो शायद ये अभी होगा नहीं, लेकिन तब भी पाकिस्तान ने ऐसी योजना बनाई थी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हम बोलते हैं इस्लामिक बैंकिंग। ठीक है, याद रखिए, आजकल धार्मिक शब्दों का प्रयोग जो है बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो गया है। इसका मतलब किसी भी तरह से, मतलब आजकल ये सब चीजें पढ़ाने में मेरे को अजीब लगता है, क्योंकि एक ऐसा परिवेश बन गया है कि अगर हमने बैंकिंग को इस्लामिक बोल दिया तो हम किसी धर्म विशेष का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक आर्थिक तथ्य है, ये एक आर्थिक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं इस्लामिक बैंकिंग। और इस्लामिक बैंकिंग जो है उसके अंदर क्या है, एक ऐसी अवधारणा है जो ऐसे कई सारे बैंकिंग कार्यों को संदर्भित करती है जो ब्याज से बचते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे बैंकिंग के फंक्शंस हैं जो जहां पर ब्याज को लेना एक अच्छी प्रक्रिया नहीं माना जाता। ऐसा आपको इस्लामिक बैंकिंग में बहुत जगह नजर आएगा। ठीक है, ये मतलब आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। इंटरेस्ट जो है उसको अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, अब जैसे रिबा एक शब्द होता है, रिबा का मतलब क्या होता है कि जो ऋण पर ब्याज शुल्क के लिए होता है। ठीक है, मतलब ये एक इस्लामिक टर्म है, जो आपने ऋण दिया है उस पर आप कितना ब्याज चार्ज कर रहे हो उसको रिबा बुलाते हैं, और कुल जो चार्ज दिया गया है उसका नाम रिबा है। ये शब्दावली कई बार पूछ ली जाती है, तो आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है, तो आइडिया ये है इस्लामिक बैंकिंग के अंतर्गत कि ये एक ट्रेडिशनल तरीका है बैंकिंग करने का, जिसमें आप जो है ब्याज के बिना भी ऋण दे सकते हो। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हमारे देश जैसे देशों को थोड़ा कंसीडर करने की कोशिश करनी चाहिए, खास तौर पे ऐसे देशों को जहां पर आर्थिक समावेशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। भारत में अभी भी आपको आर्थिक समावेशन बहुत ज्यादा नहीं मिलता, आप अभी भी देखते हो कि बहुत ज्यादा लोगों को ऋण नहीं मिलते हैं। तो इस कारण से ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हम बात कर सकते हैं, हम इस पर विचार कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 2016 में, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। ठीक है, 2008 में रघुराम राजन के नेतृत्व वाली एक समिति ने भारत में ब्याज मुक्त बैंकिंग की आवश्यकता का सुझाव दिया था। रघुराम राजन की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उसने कहा था कि यार देखो, इस देश में जिस तरह की आवश्यकता है आपको ब्याज मुक्त बैंकिंग तो बनानी पड़ेगी। और याद रखिए, ब्याज मुक्त बैंकिंग सबको नहीं मिलेगी। ब्याज मुक्त बैंकिंग जो है वो केवल उन लोगों को मिलेगी जिनको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, रघुराम राजन की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिसने इस बात के बारे में बात कही थी। ठीक है, 2016 में रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया था कि हमारे जो पारंपरिक बैंक हैं, जो सामान्य बैंक हैं, उनके अंदर हमें एक इस्लामिक विंडो खोल दें। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर इस्लामिक विंडो का मतलब किसी धर्म विशेष से नहीं है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी ऐसा मतलब मत निकालना कि क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, समाज इतना दूषित हो गया है आजकल, कि अभी मैं आपको कुछ दिनों पहले की बात बताता हूं कि रघुराम राजन साहब ने, जो कि अब आरबीआई गवर्नर थे पहले, अब एक अर्थशास्त्री हैं केवल, उन्होंने एक बात कही कि भारत जो है वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बहुत नजदीक आ गया है। ठीक है, जो कि एक चिंताजनक बात है। इस बात को लेके मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे इतना विवाद मचा कि ये हिंदुओं का अपमान है और हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है, जबकि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो भारत का जो एक धीमा बढ़ने का तरीका था, जो भारत की धीमी ग्रोथ रेट थी, उसके लिए अर्थशास्त्र में हमेशा से यूज किया गया है। ये याद रखिएगा।
तो इसीलिए उसका कोई धार्मिक कॉनोटेशन नहीं है, उसका हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही इस्लामिक बैंकिंग जो है उसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोग होंगे उनको प्राथमिकता मिलेगी वगैरह, इस तरह की कोई चीज नहीं है। इसका लॉजिक बस ये है कि हम जो जरूरतमंद लोग हैं उनको बिना ब्याज के हम ऋण प्रदान करने की एक सुविधा उत्पन्न कर दे, इसी बात को हम इस्लामिक बैंकिंग बुलाना चाहते हैं। ठीक है, तो रघुराम राजन ने यह कहा और आरबीआई ने भी 2016 में यह कहा कि हमारे यहां जो पारंपरिक बैंक भी हैं उनमें हम एक इस्लामिक विंडो खोल के इस्लामिक बैंकिंग को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करें कि शायद जो जरूरतमंद लोग हैं वो ब्याज मुक्त तरीके से ऋण लें और इस तरीके से आर्थिक समावेशन बेहतर होना शुरू हो जाए। तो ये बात जो है ये रघुराम राजन ने भी कही, ये एक प्रक्रिया प्रारंभ करने की उन्होंने कोशिश करी। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, इस्लामिक बैंकिंग ऐसा शब्द है जो बैंकिंग गतिविधियों को संदर्भित करता है जो कि इस्लामी कानून या शरीयत द्वारा निर्धारित कानूनों और मूल्यों के अनुरूप है। ठीक है, इस्लामिक कानून शरीयत में क्या होता है, वैसे भी ये याद रखिए, इस्लामिक कानून जो होता है उसमें शरीयत में बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि पैसे को आप जो है आप बैंक में रख सकते हैं और उसमें ब्याज को मतलब सूदखोरी को उसमें हराम माना गया है, खराब माना जाता है, बुरा काम माना जाता है। ठीक है, तो आप जैसे कोई ऐसे जुआ खेलना और इस तरह के सट्टा लगाना, शराब और मांस इत्यादि, इस प्रकार की मांस मतलब पोर्क जो वहां पे बैंड है, इस तरह की चीजों में भी आप निवेश नहीं कर सकते, पैसे को नहीं लगा सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ उपकरण हैं, इजरा, मुरहाबा, मुशरका, ये शब्द आप याद कर लो, इनकी परिभाषा में जाने की आवश्यकता नहीं है। अनलेस आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तब तो आपके लिए एक टॉपिक है ये जो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल नहीं है तो ये आप बस याद रख लो कि इजरा, मुरबाहा और मुशरका, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये किससे संबद्ध है, ये टर्मिनोलॉजी इस्लामिक बैंकिंग से संबद्ध है। इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है कि आप बिना ब्याज के आप जो है ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हो। बैंकिंग के अंदर एक ऐसी शाखा आप उत्पन्न कर रहे हो जहां पे ब्याज का कल्चर नहीं है, ब्याज के वहां पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आरबीआई ने करने का प्रयास किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक यार ये बड़ा न्यूज में रहा था स्विफ्ट। ठीक है, ये स्विफ्ट जो है न्यूज में कब आया था, स्विफ्ट अभी न्यूज में आया था एक तो रशिया यूक्रेन के समय, इसके पहले जब नीरव मोदी वाला संकट आया था उस समय भी स्विफ्ट का बहुत चर्चा हुआ था कि किस तरह से नीरव मोदी पैसे ट्रांसफर कर पाए जबकि स्विफ्ट सिस्टम के अनुसार उनको पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए थी। तो स्विफ्ट होता क्या है, स्विफ्ट होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि विश्व स्तर पे जितने बैंक हैं वो सारे बैंक आपस में एक दूसरे से आर्थिक बातचीत कर पाएं, इसकी व्यवस्था को हम स्विफ्ट कहते हैं। यह याद रखिएगा, स्विफ्ट का मतलब किसी प्रकार की संपत्ति नहीं है, स्विफ्ट केवल एक संचार का माध्यम है जहां पर बैंक ए बैंक बी से बात कर पाता है। बैंक ए जो है अपना संदेश बैंक बी तक भेज पा रहा है, स्विफ्ट में खाली इतना होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो स्विफ्ट का क्या है, अभी रूस यूक्रेन बैंक, अभी ये न्यूज में क्यों है कि रूस यूक्रेन संकट के बीच में क्या हुआ, रूसी बैंकों को स्विफ्ट से अलग कर दिया गया। ठीक है, अब स्विफ्ट क्या है, एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका उपयोग वैश्विक स्तर पे बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाता है और लगभग जितने वित्तीय संस्थान आप सोच सकते हो उन सबकी सेवा, उन सबके परिसंचलन में स्विफ्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे यहां पे बहुत लंबी सी लिस्ट है, बैंक है, ब्रोकरेज इंस्टीट्यूट है, ट्रेडिंग हाउस है, सिक्योरिटीज डीलर है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, क्लियरिंग हाउस, डिपॉजिटरी, एक्सचेंज, कॉर्पोरेट बिजनेस हाउस, ट्रेजरी मार्केट पार्टिसिपेंट, सर्विस प्रोवाइडर, फॉरेन एक्सचेंज, मनी ब्रोकर, मतलब आपके आर्थिक बाजार में, आपके वित्तीय बाजार में जितने भी महत्वपूर्ण प्लेयर, जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं, लगभग सभी जो है स्विफ्ट पर निर्भर होते हैं, लगभग सभी को अपनी सेवाएं जो है स्विफ्ट प्रदान करता है। अब स्विफ्ट से होता क्या है, एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि प्रत्येक संस्थान को एक 8 अंकों वाला स्विफ्ट आईडी दिया जाता है। ठीक है, और उस आईडी में क्या है, एक बैंक पहचान कोड प्रदान करता है जो बैंक का नाम, देश, शहर और शाखा की पहचान करता है। तो अगर मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक का जिला गोरखपुर में, मान लेते हैं हम कहीं एक कोई विशेष सड़क है गोरखपुर में, वहां पर एक आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच है, तो उस ब्रांच का एक अपना स्विफ्ट कोड होगा।
एक 8 अंकों का स्विफ्ट कोड दिया जाता है जो कि उस ब्रांच के लिए विशेष होगा, उस ब्रांच का विशेष माना जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर इस स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से ये बैंक बाकी बैंकों को मैसेज करता है तो दुनिया भर के बैंक जो हैं वो सचेत हो जाते हैं, तो ट्रांजैक्शन जो है वो सरलता से हो सकते हैं, फ्रॉड जो है उनको सरलता से पकड़ा जा सकता है। तो ये एक पूरी व्यवस्था स्विफ्ट सिस्टम के तहत बननी बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि स्विफ्ट जो है केवल एक संदेश भेजने का प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्रतिभूति, पैसा इत्यादि ये नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि इसके स्विफ्ट में कोई सिक्योरिटी भी आप भेज सकते हो या पैसा भेज सकते हो, केवल मैसेज कर सकते हो। तो एक दूसरे को वेरीफाई करने का तरीका आपको स्विफ्ट लगता है। ठीक है, अब रूस को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया कि भाई यूक्रेन पर रूस ने कर दिया हमला, तो दुनिया ने रूस को बोला कि भाई बहुत हो गया, अब हम तुमको स्विफ्ट का प्रयोग नहीं करने देंगे। तो स्विफ्ट का प्रयोग ना करने देने का रूस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक बार सोच के बताइए आप लोग। मान लीजिए किसी देश को आप स्विफ्ट से निष्कासित कर देते हैं, कोई ऐसा देश है जिसको आप स्विफ्ट का जो पूरी व्यवस्था है, पूरा सिस्टम जो है, इससे आप निकाल देते हैं, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा कि उस देश के जो उद्योग धंधे हैं, उस देश के जो बैंक हैं, वित्तीय संस्थान हैं, उनमें से किसी की भी अगर फॉरेन फंडिंग हो रही होगी तो वो पैसे का ट्रांसफर बेहद ज्यादा जटिल हो जाएगा, बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी ये फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सब में स्विफ्ट कोड जो है आजकल मैंडेटरी है। तो अब अगर आपने रूस के सारे बैंकों को स्विफ्ट के सिस्टम से निकाल दिया तो किसी भी तरह की फॉरेन फंडिंग जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और वो जो देश है, वो जो बाजार है, वो पूरी तरह से अपनी घरेलू वित्त पर ही डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि बाहर की फंडिंग अब आनी मुश्किल हो जाएगी। तो एक तरह से क्या होता है, ये एक तरह से आर्थिक बॉयकॉट का तरीका है। ठीक है, ये एक आर्थिक बॉयकॉट के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो कि आप उस देश को स्विफ्ट सिस्टम से आप निकाल दो। तो क्या होगा, यदि किसी देश को स्विफ्ट से बाहर रखा जाता है तो उसका विदेशी फंडिंग प्रभावित होगा, जिससे यह पूरी तरह से घरेलू निवेशकों पर निर्भर हो जाएगा। तो रशिया में अभी आपको फॉरेन फंडिंग करना बेहद मुश्किल हो गया है। अपने विकास की आवश्यकताओं के लिए रशिया पूरी तरह से अपने घरेलू निवेशकों पर ही निर्भर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। और स्विफ्ट के प्रतिबंध से रूस से निर्यात और आयात को लगभग असंभव बना दिया गया है कि भाई धन का लेन देन नहीं हो पाएगा, तो आयात निर्यात भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और रूस को धन हस्तांतरण के वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी होगी कि अब जो है रूस सामान्य बैंकिंग नेटवर्क जो है जिसके जरिए पैसा यहां से वहां भेजा जाता है, उसका प्रयोग अब रूस नहीं कर पाएगा। अब रूस को कुछ और साधन संसाधन, कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिसके जरिए वो धन का हस्तांतरण एक जगह से दूसरी जगह करेगा। तो यूक्रेन पर हमला करने के कारण ऑब्वियसली विश्व जो है रूस से बहुत नाराज है, तो इस नाराजगी को व्यक्त करने का ये एक तरीका निकाला गया है कि हम रूस का एक तरह का आर्थिक तौर पे उसको अलग थलग कर रहे हैं बैंकिंग व्यवस्था से, उसके बैंकों को स्विफ्ट कोड उनका रद्द करके या फिर उनको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल के। ठीक है, ये क्लियर है भाई। हाँ, अब क्या है इसमें, अच्छा चलिए, ये तो बहुत सिंपल सा है कि भाई डाकघर जो होते हैं, हमको पता क्या है कि डाकघर का प्रयोग हम करते हैं चिट्ठियां भेजने के लिए, लेकिन डाकघर जो हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थान भी होते हैं। देश में आप ये मतलब देश में सबसे ज्यादा फैला हुआ नेटवर्क जो है अगर किसी संस्थान का है तो वो डाकघर का है, ये हमको पता है ना। डाकघर जो होते हैं वो तो आपको देश भर में, पोस्ट ऑफिस तो हर जगह मिलेगा, हर शहर गांव कस्बे में मिलता है। और थोड़ी बहुत जो वित्तीय कार्य हैं, थोड़ी बहुत जो वित्तीय फंक्शन है, ये डाकघर भी करते हैं, ये भी हमको जानकारी है। तो डाकघर जो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है, बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थान है। ठीक है, तो अब क्या है, लेकिन तभी भी क्या है कि पोस्ट ऑफिस जो है इनको हम कोर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं लाए थे अभी तक। तो कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है कि आपके देश के सारे बैंक जो हैं वो बैकएंड पे, देखिए एक तो मतलब बैकएंड समझते हो ना आप, बैकएंड का मतलब पता है कि मैं बताऊं बैकएंड क्या होता है, कि आप जैसे ये लेक्चर देख रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपको कहां दिख रहा है, यूट्यूब पे आपने एक लिंक पे क्लिक किया, ये मैंने बोलना शुरू कर दिया, ये ऐसे हुआ आपके लिए, लेकिन वास्तव में ऐसे थोड़ा ना हुआ होगा, इसका एक बैकएंड भी होगा। बैकएंड होगा कि इस लेक्चर को रिकॉर्ड किया गया होगा, फिर इसको अपलोड किया गया होगा, इसका लिंक जनरेट किया गया होगा, जिस थंबनेल पे आपने क्लिक किया होगा वो थंबनेल किसी डिजाइनर ने बनाया होगा, उस थंबनेल को अपलोड किया गया होगा, उस पर बहुत सारे टैग्स डाले गए होंगे, उसको चैनल से लिंक किया गया होगा। आप समझ रहे हो बैकएंड क्या होता है सिस्टम का।
तो ये होता है बैकएंड, जो आपको दिखता नहीं। आपको क्या दिखता है? आपने क्लिक किया, अतुल सर ने बोलना शुरू कर दिया, ये आपको दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर लेक्चर लाइव होता है तो वहां पर भी कि एक उसका लिंक जनरेट होता है, एक उसकी की जनरेट होती है, सॉफ्टवेयर में वो की डलती है ताकि मैं यहां से बोलना शुरू करूं और वो चैनल पे लाइव हो जाए। ठीक है, बहुत सारा बैकएंड होता है। तो ऐसे ही बैंकिंग व्यवस्था भी जो काम करती है उसका एक बहुत लंबा चौड़ा बैकएंड है। उस बैकएंड को हम कहते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, कि आप भाई बैंकों में आप काम करते हो तो इससे बैंकों की विश्वसनीयता बढ़ती है। सारे बैंक जो हैं एक ही प्रक्रिया के तहत काम करते हैं, इसको हम कहते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम। तो ये जो कोर बैंकिंग सिस्टम है, हमारे डाकघर इसके बाहर होते थे। हमारे जो पोस्ट ऑफिस थे वो कोर बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं माने जाते थे, लेकिन सरकार ने कहा है कि भाई हमारे जो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, इन 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को हम सीबीएस के अंतर्गत लेके आएंगे। सीबीएस मतलब कोर बैंकिंग सिस्टम, हमारी जो कोर बैंकिंग प्रणाली है इसके लिए हम लेके आएंगे। ये होती क्या है कोर बैंकिंग प्रणाली, आपको मैं बता चुका हूं। ये बैकएंड सिस्टम के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो बैंक की विभिन्न शाखाओं में बैंकिंग लेन देन की प्रक्रिया करता है। देखिए, ऐसा मत समझिएगा कि डाकघर जो है वो बड़े पिछड़े हुए हैं कि आपने इस डाकघर में पैसा डाला तो वहां तक दूसरे डाकघर तक सूचना नहीं पहुंचती है। यानी कि तकनीकी उन्नतता जो है वो डाकघरों में भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन डाकघर जो हैं उनका प्राथमिक काम बैंकिंग नहीं है ना, मतलब बैंकिंग भी बहुत बड़ा काम है, लेकिन तब भी उनके पास दूसरे फंक्शन भी हैं। तो निश्चित तौर पे बैंक जो हैं वो बेहतर तैयार हैं, बेहतर इक्विप्ड हैं, क्योंकि उनका तो काम ही है। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आप जब लेकर आओगे तो निश्चित तौर पे डाकघरों की भी जो व्यवस्थाएं हैं, जो तकनीकी व्यवस्थाएं हैं, वो उन्नत हो जाएंगी, वो बेहतर हो जाएंगी। ये इसका प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, तो इसमें क्या है, महत्व क्या है? धन के आसान हस्तांतरण और इंटर ऑपरेटेबिलिटी की अनुमति मिलेगी आपको। ठीक है, यानी कि मतलब आप एक डाकघर से दूसरे डाकघर, डाकघर से बैंक, बैंक से डाकघर, ये सारी चीजें आप बहुत सरलता से अब कर पाओगे, मतलब क्योंकि आप डाकघर भी आपके अब कोर बैंकिंग के अंतर्गत ही आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा वित्तीय समावेशन को सक्षम करेगा, ये तो आपको पता है, क्योंकि यार मतलब डाकघर में इतने ज्यादा लोग पैसे जमा करते हैं, है ना। शायद आपको ये बात अजीब लगे कि डाकघर में पैसे कौन जमा करता है, बैंक में जमा करेगा जाके, लेकिन अभी भी भारत में बहुत जगह तक बैंकों की पहुंच उतनी नहीं है, जबकि डाकघर जो होते हैं वो आपके देश के हर शहर, हर गांव, हर देहात में पाए जाते हैं। तो अभी भी देश की बहुत बड़ी आबादी जो है वो अपनी वित्तीय समावेशन की आवश्यकताएं जो हैं वो डाकघरों के जरिए ही पूरी कर रही है। ठीक है, तो डाकघर जो है, अगर आप इसको भी कोर बैंकिंग सिस्टम में लेकर आओगे तो आपकी जो कोर बैंकिंग सिस्टम का लक्ष्य क्या है कि आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान की जाएं, ऐसा आप चाहते हो, है ना। आप चाहते हो कि बैंकिंग की सुविधाएं बहुत मजबूत रहें आपके पास, देश के ऐसे नागरिक ही ना बचें जो बैंकिंग सुविधा में इंक्लूडेड ना हो। सरकार ने वर्षों तक बहुत प्रयास किए हैं इसके लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना आपको याद होगी, जिसमें हमने प्रयास किया कि हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट जरूर खोल दिया जाए। काफी हद तक सफल भी रहा, लेकिन उसके बाद भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट जो हैं वो सामान्य बैंकिंग के अंतर्गत नहीं है। वो डाकघर को अभी भी अपने बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। तो उन लोगों के लिए अब अगर हम डाकघर को भी कोर बैंकिंग के अंदर ले आएंगे तो निश्चित तौर पे हमारी जो बैंकिंग व्यवस्था है उसका जो एक समावेशन की जो प्रणाली है, जो उसकी एक समावेशन की जो आवश्यकता है, जो उसकी एक रिक्वायरमेंट है समावेशन की, वो अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, यार तकनीकी उन्नतता तो बहुत सारी हो जाएगी ना, मतलब अगर आप डाकघर को कोर बैंकिंग सुविधाओं में ले आओगे तो बैंकों में आपको जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं आपको डाकघर में भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। अभी सारी सुविधाएं नहीं है डाकघरों में, डाकघर अभी तकनीकी तौर पे उतने उन्नत नहीं है। यानी कि इंटरनेट बैंकिंग जैसे, मतलब ये तो आप पता होगा ना आपको यार, इंटरनेट बैंकिंग कितनी बड़ी सुविधा है, ये बात सही है कि नहीं है। पहले आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने होते थे, इसके पहले मतलब मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे, हम बच्चे थे, तो इंटरनेट बैंकिंग नहीं होता था। तो यदि किसी को पैसे देने हैं वो इतनी जटिल प्रक्रिया होती थी कि आपको जाके बैंक की लाइनों में लगना पड़ता था, ये सारी चीजें करनी पड़ती थी। वो नहीं, आपको अब वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। उससे भी ज्यादा सुविधाजनक क्या हो गया है, मोबाइल बैंकिंग हो गई है। तो अब तो मतलब मेरे ख्याल से मैं अब व्यक्तिगत तौर पे आपको बताऊं तो मैं अपनी बैंकिंग की लगभग सारी आवश्यकताएं मोबाइल फोन से समाप्त करता हूं। मैं शायद अब अपने ब्राउजर पे मैं लॉग इन करके भी अपने बैंक अकाउंट को कभी खोल के नहीं देखता। सब कुछ मैं अपने एप्स के थ्रू करता हूं, मोबाइल के थ्रू करता हूं।
क्योंकि मोबाइल बैंकिंग है, उसी के जरिए मैं पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकता हूं, पेमेंट कर सकता हूं, बिल पे कर सकता हूं, बहुत सारी चीजें कर सकता हूं। तो डाक घरों का भी जो आपका नेटवर्क है उसको भी ये सारी सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। एटीएम है कि अब आपके एटीएम की जो व्यवस्था है ये अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा है। ठीक है, मतलब याद कीजिए एटीएम से पहले का जमाना, अब हम लोग, आप में से ज्यादातर लोगों ने शायद वो टाइम देखा नहीं होगा, लेकिन हमने देखा है ना, कि जब एटीएम नहीं होते थे तो घरों में ऐसे नकद रखा जाता था और चोरी वोरी भी होती थी, तो छुपा छुपा के बचा बचा के रखा जाता था। और फिर जब वो नकद समाप्त होने वाला होता था तो किसी की ड्यूटी लगती थी कि एक वो पर्ची बना के आप बैंक जाते थे, लाइन में लगते थे और नकद लेके आते थे। ठीक है, ताकि वो घर में रखा जाए जिससे घर खर्च चले। अब कोई समस्या नहीं है, आप पास वाले किसी भी एटीएम पे जाते हो, रात बिरात कभी भी चले जाओ, आप पैसे निकाल लो। लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो ये सारी जो तकनीकी उन्नतताएं हैं ये अब सारी की सारी आपको डाकघर में भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो डाकघर का भी जो एक वित्तीय संस्थान वाला रोल है वो अपने आप में और सुदृढ़ होगा। ये यहां पे बड़ा एक परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े। अपने आप में बहुत बड़ा सुधार है ये डाकघरों की पूरी व्यवस्था में। बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, ठीक है, रिकैपिटलाइजेशन जो बैंकों का किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है भाई? तो सेंटर ने क्या अनाउंस किया है कि ऐसे बैंक जिनकी आर्थिक हालत कमजोर है, ठीक है, ऐसे पब्लिक सेक्टर के बैंक, ऐसे जो है, मैं नीचे ले लूं थोड़ा सा, हाँ, ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो हैं जिनकी, मुझे लगा मैंने मार्कर सेलेक्ट किया हुआ है, ऐसे पब्लिक सेक्टर के बैंक जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, ठीक है, ऐसे जो कमजोर बैंक हैं उनमें आप 15,000 करोड़ रुपए इंफ्यूज करोगे ताकि उनके पास पूंजी पर्याप्तता हो जाए, ताकि उन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी हो जाए। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि क्या होता है, कई बार पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो बहुत ज्यादा ऋण दे देते हैं, ठीक है, बहुत रिस्की ऋण दे देते हैं। रिस्की ऋण मतलब क्योंकि उनकी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व भी हैं कि भाई उनको उन लोगों को भी ऋण देना है जो शायद वापस ना कर पाए, तो इस कारण से उनकी जो पूंजी पर्याप्तता है वो कम हो जाती है। इसके लिए बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं जो मैं आपको इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर अभी मैं वहां पहुंचा नहीं हूं, कुछ दिनों में पहुंच जाऊंगा, तो मैं आपको ये सारी चीजें बैंकिंग में पढ़ाऊंगा। तो और अगर आप अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, वरना आप इनकी परिभाषा गूगल कर लीजिए, बहुत ही सरल है। तो एक क्या होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो, कि आपके पास कैपिटल कितना है और आपके पास रिस्क वेटेड, यानी कि आपने जितना जोखिम लिया हुआ है उस जोखिम के आधार पे आपके पास कुल एसेट्स कितने हैं, ये रेशो कितना है, ये एक पैरामीटर होता है। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए तो यार सबने ही सुना होगा, आजकल इतना ज्यादा पिछले कुछ सालों में चर्चा में रहा है कि बैंक के कुल एनपीए कितने हैं। एनपीए क्या है कि भाई वो ऋण जिस पर आपको कुछ भी वापस नहीं मिल रहा है, ना तो मूल वापस मिल रहा है ना आपको ब्याज की प्राप्ति हो रही है, यानी कि जो पैसा आपका बेसिकली डूब गया, वो कहलाता है एनपीए। तो कितने प्रतिशत वो एनपीए है। और रिटर्न ऑन एसेट्स, कि आपने अगर कहीं निवेश किया हुआ है तो उन एसेट्स पे आपको कितना पैसा वापस मिल रहा है, कितने प्रतिशत आपको वापस आ रहा है। इन तीन पैरामीटर्स के जरिए यह तय किया जाता है कि बैंक जो है वो कमजोर है या कमजोर नहीं है, बैंक की आर्थिक स्थिति कैसी है, यह आप सुनिश्चित करने की कोशिश करते हो इन पैरामीटर्स के जरिए। ठीक है, इन पैरामीटर्स के माध्यम से आप ये प्राप्त करने की, आप ये बात जानने की कोशिश करते हो। तो अब बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन यानी कि पुनर्पूंजीकरण का मतलब क्या है कि आप यानी कि सरकार क्या करती है, इन बैंकों में अतिरिक्त पूंजी डालती है। जितनी पूंजी इन बैंकों में है उसके अलावा ऊपर से एक्स्ट्रा पूंजी इन बैंकों में डालना शुरू कर देती है। अब एक्स्ट्रा पूंजी डालने से क्या होता है, इन बैंकों में कैपिटल की मात्रा बढ़ती जाती है और जो कैपिटल एडिक्वेसी के नॉर्म्स है, जो भी पूंजी पर्याप्तता के आपके कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, जो भी आपके मतलब कितनी पूंजी बैंक में है, उसके जो नॉर्म है बैंक उनको टच करने लगता है, बैंक उनके ऊपर चला जाता है। मतलब आप समझ रहे हो ना क्या मतलब हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि यार आपके पास वैसे पूंजी कम पड़ रही थी जो आपके अपने बैंकिंग बिजनेस थे, तो सरकार ने ऊपर से एक्स्ट्रा पूंजी डाल दी। ठीक है, मतलब ये तो भाई आपको समझ में आ गया ना, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आपका बिजनेस जो है वो लॉस मेकिंग है, तो आपने अपने पिताजी को बोला कि यार बड़ा घाटा हो रहा है पिताजी, क्या करूं,
पिताजी ने कहा ठीक है यार चलो घाटा हो गया कोई बात नहीं, ऊपर से थोड़े से पैसे मैंने डाल दिए, मैंने 1000 रुपए मैंने जो है थोड़े बहुत पैसे डाल दिए। जैसे बच्चों के साथ आप करते हो ना अक्सर कि मतलब ये तो थोड़े से पैसे ऊपर से डाल दिए ताकि वो एक पूंजी पर्याप्तता इसमें नजर आए, इसमें कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो ये काम सरकार कर रही है। ये सरकार इसलिए कर रही है ताकि बैंकों का जो है क्योंकि बैंकों के लिए बड़े सख्त नियम होते हैं, ये याद रखिएगा, बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता के काफी सख्त नियम होते हैं। तो सरकार ये चाहती है कि बैंक हमेशा उन नियमों का पालन अनुपालन करें, उन जो पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकताएं हैं उनसे ऊपर रहें बैंक, हमेशा उनके नीचे कभी ना जाने पाए। इसका सरकार निरंतर प्रयास करती है। तो इस तरह से जब सरकार पैसे डालती है तो इसको हम बोलते हैं बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, अब ये योजना बनती कैसे है, ये प्लान कैसे बनता है, तो इसके लिए बैंक पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड जारी किया जाता है, या फिर बजटीय आवंटन किया जाएगा, या फिर बाजार से पैसा लिया जाएगा। तो मतलब सरकार कैसे करेगी, या तो सरकार एक एक्स्ट्रा बॉन्ड इश्यू कर देगी। आपने मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो मैंने आपको बता ही रखा है, सरकार के पास तो बड़ा आसान तरीका है ना, सरकार गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू कर देती है किसी भी चीज के लिए, और गवर्नमेंट बॉन्ड सेफेस्ट होते हैं तो बाजार में धड़ल्ले से बिक जाते हैं, सरकार उससे पूंजी इकट्ठा कर लेती है। सरकार इन बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए अपने बॉन्ड इश्यू कर देगी, उससे पैसे इकट्ठे कर सकती है, या फिर बजट में आवंटन कर देगी। भाई सरकार बजट बनाती है, सरकार के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो सरकार जो है बजट में आवंटन ही कर देगी ना कि भाई इस साल हम जो हमारे बैंकों का पुनर्पूंजीकरण है उसके लिए हम इतने 1000 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं, तो आपने बजट में ही आवंटित कर दिए उनको पैसे, तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। या फिर आप बाजार से पैसा उधार ले सकते हो, तो आपकी इच्छा है, आप जो करना चाहो, मतलब सरकार के पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है, सरकार इसमें जो भी करना चाहे सरकार वो करेगी। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है, पीसीएएफ। पीसीएएफ क्या है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है। इस प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, तीव्र, जल्दी, करेक्टिव एक्शन मतलब सुधार वाला काम करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जिन बैंकों के फाइनेंशियल मैट्रिक्स, आर्थिक आंकड़े कमजोर लग रहे हैं, अगर ऐसे बैंक हैं जिनके बारे में ऐसा लग रहा है देखकर या उनके आंकड़ों से कि यार इनकी तो आर्थिक दशा बड़ी गड़बड़ चल रही है, इनके साथ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ऐसे कोई बैंक नजर आते हैं तो उनको बहुत जल्दी त्वरित तौर पे आरबीआई की वॉच के अंडर डाला जाता है, कि आरबीआई से कहा जाता है कि आप इनकी निगरानी करो भाई अच्छे से। और उसके लिए ये पैरामीटर यूज होते हैं, सीआरएआर, एनपीए और आरओए, ये जो मैंने आपको पैरामीटर बताए ये उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनको आरबीआई की निगरानी में डाल दिया जाता है, आरबीआई से कहा जाता है कि आप इन पे कड़ी नजर रखो, क्योंकि देखिए बैंकों का फेल होना, आप मेरे साथ बैंकिंग पढ़ रहे हो आजकल तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ये चीजें, बैंकों का फेल होना पूरी अर्थव्यवस्था की जड़ें हिला सकता है। तो यह बहुत आवश्यक है कि इस पर नियंत्रण रखा जाए कि बैंक किसी भी तरह से फेल ना होने पाए, बैंक जो है वो किसी भी तरह से डूबने ना पाए, बैंकों का स्वास्थ्य जो है वो एक अच्छी दशा में रहे, यह प्रयास करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमेशा जो है एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क बनाया गया है कि आपको कभी भी लगता है कि यार बैंक की दशा थोड़ी भी गड़बड़ हो रही है तो बैंक को आप तुरंत आरबीआई की निगरानी में डाल देते हो, ताकि कोई समस्या आगे ना बढ़ पाए ना। मतलब आप ये तो बीमारी जैसा है ना यार, कि बीमारी का आपको पहला सिम्टम आया तभी इलाज करा लो ना भाई, जब वो बढ़ के एकदम जानलेवा हो जाएगी तब आपको बहुत दिक्कत होगी ना इलाज कराने में। यही वही सेम चीज है कि जब आपको लगता है कि यार ये करेक्टिव एक्शन अभी लेने की आवश्यकता है, बैंक सही दिशा में नहीं जा रहा है, तभी से उसको आरबीआई की निगरानी में डाल दो, तो बेहतर प्रदर्शन बैंक अक्सर करते हैं। ये क्या कहलाता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीजें अक्सर यूपीएससी में पूछी जाती हैं, तो इनका आप याद रखिएगा, इनके बारे में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। अब आते हैं, कितना समय रह गया हमारे पास, हाँ है अभी 5-7-10 मिनट है हमारे पास, 5-7 मिनट ही है, चलिए एक टॉपिक तो और कर सकते हैं। अब आते हैं विकास वित्तीय संस्थान पर, यानी कि डीएफआई पर। डीएफआई क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखो यार, भारत जैसे देश में विकास के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, ये बात क्लियर है। आपको विकास के लिए, आपने देखा होगा इस बार के बजट में भी सरकार ने कहा है कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ रुपए का करेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें सरकार करती है। ये बहुत लॉजिकल चीज है कि अगर आपको बहुत ज्यादा विकास करना है तो आपको करना पड़ेगा उसमें बेहद ज्यादा निवेश। तो इन निवेशों के लिए आपको कुछ विशेष संस्थान भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आपका जो सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया है उसके जरिए तो निवेश हो ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
वो चल रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको अन्य जो है बहुत ही स्पेशलाइज्ड संस्थान भी आपको बनाने पड़ेंगे, जिनसे आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल, जो आपके डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, सरकार समर्थित नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID, इसको क्या टारगेट दिया गया है? ठीक है, ये एक गवर्नमेंट बैक्ड है, ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये एक विशेष बैंक है जो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ही बनाया गया है, जिसका काम ही है देश की जो मूल संरचना है उसको सुधारना। और इस बैंक को क्या टारगेट दिया गया है कि भैया तुम $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण दोगे, यानी कि ईयर मार्क किया गया है कि ये ऋण जो है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तुम $1 ट्रिलियन के ऋण दोगे, ये इसको टारगेट दिया गया है कि कोई भी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करना चाहती है, कोई भले वो सरकार हो सकती है, कंपनी हो सकती है, आप उनको ऋण जो है मुहैया कराओगे और $1 ट्रिलियन का आप ऋण बांटोगे। ठीक है, आप ऋण बांटोगे, अब ये इनको टारगेट दिया गया था, यानी कि अगर ऋण ज्यादा बटेगा तो निश्चित तौर पे ज्यादा काम इसमें होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये नेशनल BFID जो है, NABFID जो है, ये है क्या? इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 के तहत एक विकास वित्तीय संस्थान यानी कि DFI के तौर पे स्थापित किया गया था। DFI क्या होते हैं? ऐसे वित्तीय संस्थान जो कि केवल विकास के कामों पर ही फोकस करते हैं, जिनका काम होता है विकास पर पूरी एनर्जी लगाना, विकास में पूरी ऊर्जा लगाना और विकास के कामों पर और मेहनत मशक्कत करके उनको ठीक ठाक तरीके से चालू कराना। ठीक है, इसका जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 1 लाख करोड़ है, ये सब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या है, ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो बनाए जाते हैं विकास के लिए, ऐसा 5वां संस्थान बनाया गया है NABFID। बाकी 4 क्या है? एग्जिम बैंक, नाबार्ड, NHB और सिडबी। ठीक है, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB और सिडबी। इसके बाद ये जो है 5वां ऐसा संस्थान है जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसका काम जो है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऋण प्रदान करना है। ठीक है, DFI क्या होते हैं, एक बार इसको जल्दी से समझ लेते हैं। यही मेरे ख्याल से बस यहीं पे हमको खत्म भी करना होगा आज का लेक्चर। DFI क्या होते हैं? DFI क्या है? ये इनको आप विकास बैंक के नाम से भी जानते हो या फिर विकास वित्त संस्थान के नाम से भी जानते हो। और ये करते क्या है? विकास से जुड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं, क्योंकि यार आपको मान लो बहुत लंबा चौड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, 1-8 साल में तो नहीं बनेगा, तो आपको लॉन्ग टर्म ऋण देना होगा। आपका जो लोन दिया जाता है वो लॉन्ग टर्म लोन इसमें होता है, तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंस ये करते हैं। विकास बैंक या विकास वित्त कंपनी के रूप में जाना जाता है। ये ऐसी संस्थान है जो मध्यम से दीर्घकालिक परियोजना वित्त प्रदान करती है। और ये आता कहां से? इनके पास पैसा, DFI के पास पैसा कहां से आता है? सरकार दे सकती है, सरकार या RBI से उधार ले सकते हैं ये। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इत्यादि से उधार मिल सकता है। ठीक है, विश्व बैंक इत्यादि जो संस्थान है वो उधार दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं, या फिर DFI से बॉन्ड जारी करना, इनको भी जो है बॉन्ड जारी करके ये भी अपना वित्त पोषण कर सकते हैं, अपने लिए पैसे एकत्रित कर सकते हैं, अपने लिए धन इकट्ठा कर सकते हैं। ये एक संसाधन इनके पास भी, ये एक तरीका, एक माध्यम इनके पास भी उपलब्ध होता है करने का। ठीक है, बहुत ही सरल सी चीज है ये वैसे। तो एक बार मैं आपको ये टेबल दिखा दूं कि इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक है, एक है टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो कि आपको अवधि के आधार पर ऋण देती हैं। दूसरे हैं इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जो निवेश करते हैं। इसका क्या मतलब है? सावधि ऋण देने वाली संस्थाएं जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करती हैं, जैसे NCI लिमिटेड हो गया, IDFC हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जो आप में इक्विटी या कुछ और लेकर आप में निवेश करते हैं, वो लोन नहीं दे रहे, आप में निवेश कर रहे हैं, जैसे LIC हो गया, जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो गया। आपको मैंने कुछ दिनों पहले बताया भी था अदानी के बारे में ना, कि LIC ने ऐसा नहीं कि अदानी को ऋण दिया है, उन्होंने निवेश कर दिया है अदानी में, उस तरह से कैपिटल दिया है। ठीक है, क्योंकि ये निवेश करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? विशिष्ट संस्थान जो कि किसी खास सेक्टर में निवेश करने की कोशिश करते हैं, जैसे IRMA, PFC, IRFC लिमिटेड इत्यादि।
और चौथा क्या है, रीफाइनेंसिंग संस्थान, पुनर्वित्त संस्थान। ये क्या करते हैं, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग के जो मध्यस्थ हैं उनको ये रीफाइनेंस करने को करते हैं और जो कृषि, लघु उद्योग और आवास आदि के क्षेत्रों में वित्त प्रदान करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक तरह के बैंकिंग मध्यस्थ हैं। ये जो है क्या नाम, इनके क्या एग्जांपल्स हैं, नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, एनएचबी हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप में बैंकिंग क्षेत्र के मध्यस्थ हैं और ये कुछ स्पेशल चीजों के, कुछ विशेष चीजों को पुनर्वित्त, कुछ खास चीजों पर पुनर्वित्त करने का कोशिश करते हैं। तो डीएफआई के ये कुछ प्रकार हैं, उनके काम के हिसाब से उसका बेसिक सा वर्गीकरण है। ये प्रेजेंटेशन आपको मैं दे दूंगा, आप उसके आधार पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफी है। ऑलरेडी हमारा 1 घंटा जो है वो समाप्त हो ही गया है लगभग, तो इतना आज के लिए काफी है। जाते जाते मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि भाई आपको अगर मेरे साथ जुड़ना है किसी प्रकार से भी, आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरे साथ जुड़ने के तरीके हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस, अतुल_यूपीएससी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, atul.jain@studiiq मेरा ईमेल आईडी है। आप इन तरीकों से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये मेरे साथ जुड़ने के तरीके हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारा जो भारत का सबसे अच्छा फाउंडेशन कोर्स है, आप उससे जुड़ना चाहते हैं, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छा आकार प्रदान करना चाहते हैं, तो आप उसके साथ जुड़िए। 11 मार्च से बैच प्रारंभ हो चुका है, पर मैं आपको बता दूं कि 11 मार्च को केवल ओरिएंटेशन क्लास हुई थी, तो 13 मार्च से पहली क्लास पॉलिटी की हो चुकी है। शाम 6 बजे क्लासेस होती हैं। और अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे नाम पर आधारित कूपन जो है AJ Live, इस कूपन को आप जरूर लगाएं, इस कोड को जरूर लगाएं और इस कोर्स को मात्र 18,999 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपसे मिलूंगा शाम को 4 बजे हिंदी में हिंदू की अपनी क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ हाथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।